Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And in today's newspaper session, we are again going to pick up key concepts where you are going to understand and you must bring them on your answers. जो भी स्टूडेंट्स डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो सिर्फ गधे की तरह लिखने से हम कभी भी उसको एक्सपर्टीज लेवल पे नहीं लेके आ पाएंगे. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू पे अटेंशन, बी हैप्पी अबाउट इट एंड देन ब्रिंग दोज आइडियाज इनटू देयर आंसर सम हाउ. अब पहला है जैसे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉनसून फोरकास्टिंग इन इंडिया. Monsoon forecasting in India obviously cannot go beyond what the world technologies had been. पहले एफर्ट्स जाते हैं साउथ वेस्ट मानसून को जब हम प्रेडिक्ट करने की बात करते हैं इन द मॉडर्न टाइम्स इन द ब्रिटिश पीरियड इट गोज टू 1870s. यानी कि efforts were made so that British could commercially exploit it, British could handle governance system over here और उन्हें अंदाजा लग सके किस समय क्या करना है. इट वॉज वेरी स्ट्रैटेजिक फॉर देम. हमारे लिए नहीं किया, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी लाइफ के लिए नहीं किया, दैट्स फॉर श्योर. बट द क्वेश्चन इज दैट एक्यूरेट फोरकास्ट में एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जिसमें बहुत समय लगता है. इसलिए एलपीए यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज में आपको बहुत एक प्रोसेस है जिसमें आपको सीखने में टाइम लगा. बट what are the drivers of the Indian monsoon? El Nino, southern oscillation, that is ENSO in the equatorial Pacific Ocean and the Indian Ocean dipole. ये आपको एकदम पक्का पता होना चाहिए और इसकी क्लैरिटी भी होनी चाहिए. साउथ वेस्ट मानसून इज द वन विच इज ब्रिंगिंग 70% ऑफ द इंडिया एनुअल रेनफॉल और ये बहुत ही क्रिटिकल है एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, इकोनॉमी और बाकी की फीचर की मूवमेंट्स के लिए, इनफैक्ट फॉर वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट आई वुड से. So the first forecast was made in 1877. आप कह सकते हैं उससे पहले अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो by 1860s when the great famines were taking place, then British were very much keen and they were curious to understand कि मानसून कब आएगा और भारत में रेन का प्रोसेस क्या होगा. That is why because monsoon is dictating even arrival of crops later on, चाहे वो राबी हो चाहे खरीफ हो. ऐसा मैंने कहा, रिवर हैं, कोस्ट हैं, शिपिंग लेन्स हैं, ये सभी के सभी ब्रिटिश इंटरेस्ट से जुड़े हुए थे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहाँ पे स्नोफॉल होगा, कहाँ पर आप डैम बनाने जा रहे हैं, कहाँ पर आप कितना पानी आपको इकट्ठा करना है, एंड योर रिजर्वायर्स मस्ट बी हैविंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. भाखड़ा नंगल डैम की अगर मैं मॉडर्न इंडिया में बात करूं, so Himalayan winter and spring snow accumulation and the subsequent monsoon rainfall over India. So 1886 Blandford made the first long range forecast 1886 में, and then it was including whole of India and Burma. उसके बाद और फैक्टर्स आप समझते जाइए कि कैसे स्टार्वेशंस हैं, डेथ हैं, इंडियन फैमिन्स आ रहे हैं बार बार, ब्रिटिश आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिकॉज वो तो मिलिट्री में मिसयूज कर रहे हैं. इसीलिए स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाएगी. और वो साउदर्न ऑसिलेशन, नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, जैसे अभी हमने इंसो और एल नीनो की बात की, और नॉर्थ पैसिफिक ऑसिलेशन इनकी बात हुई. दैट इज व्हाई वी फाउंड दैट it is the southern oscillation which is of the most significant influence on the climate variability in India because it is linked to the unusual warming of the sea waters in the eastern tropical Pacific Ocean or El Nino. That's how Jacob Burkins in 1916 gave it name. आफ्टर इंडिपेंडेंस ये मॉडल रह गया और हमने जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक रोल प्ले करना शुरू किया. इसके अंदर हम और ज़्यादा कोशिश करते चले गए और हमने जो है गवारीकर मॉडल को हमने अडॉप्ट किया. वसंतर नॉर्थ वेस्ट पेनिनसुलर नॉर्थ ईस्ट, इनके लिए उन्होंने जो है जोग्राफिकल बाउंड्रीज के हिसाब से उन्होंने फोरकास्ट करनी शुरू की. और धीरे धीरे ये भी पाओगे आप जो 1817 में जो पैरामीटर थे, 1870s के पैरामीटर जो है वो 2020s के पैरामीटर से उनका लेना देना नहीं है. सो व्हाट वी कैन से इज दैट मानसून प्रिडिक्शन बिकेम अ काइंड ऑफ अ टफ टास्क. उसमें और भी लीडर्स आएंगे, और भी जो है आप कह सकते हो कि ऑफिसर साइंटिस्ट रोल प्ले करेंगे और उसके अंदर हम धीरे धीरे इसरो के रोल को भी पाएंगे. बट इन 2003 आईएमडी इंट्रोड्यूस टू न्यू मॉडल्स ऑफ मानसून प्रिडिक्शन. अगर आप उसकी बात करें, एक आपका हो जाएगा इस पर्पज से कि वो आपको बताना चाह रहा है कि कैसे मिड अप्रैल और जून तक कैसे वेदर रहने वाला है, कैसा क्लाइमेट रहने वाला है. और इट विल नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट ऑल द वेदर पैटर्न्स करेक्टली. एंड एक और जो कीवर्ड आप अपने पास नोट कर सकते हैं, दैट इज एससीएफएस, दैट इज स्टैटिस्टिकल इनसिम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम. और साथ में फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आज की डेट में कपल डायनेमिक मॉडल है और एक मल्टी मॉडल इंसेबल है. बेटर फोरकास्ट और स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट की जहाँ तक बात है तो उसके लिए वही बात है, ऑलगोरिदम है, कोरिलेशन है और एब्सोल्यूट जो एरर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. देयर इज मच मोर स्कोप.
ये सब स्टैटिस्टिकल बातें हैं, रिलेशनशिप बिटवीन यू नो वेदर फिनोमिना और ग्लोबल क्लाइमेट कैसा है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था जब हमने इसकी शुरुआत की, एनसो, एल नीनो, और जो बोला कि हमने कि कैसे आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन डाइपोल का रोल क्या है। अगर मैं दूसरे छोटे से टॉपिक को अगर दोबारा चर्चा करूं, आईएमएफ रिपोर्ट इज सेइंग द चाइना मूविंग टू एडजस्ट न्यू ट्रेडिंग ऑर्डर। सो व्हाट इज न्यू ट्रेडिंग ऑर्डर? वेयर इट इज बीइंग पुश्ड इन द कॉर्नर, वेयर इट इज बीइंग फोर्स्ड टू टेक स्टैंड, वेयर इट इज नॉट ready to be bullied, and it is ready to correlate itself because it is the world's largest manufacturing giant of the world. तो चाहे फिर वो हाइटेंड ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी हो, चाहे फिर वो एनर्जी हो, चाहे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फिर वो हाई एंड डीप सी हो, चाइना इज रेडी। That means in the longer run, one can say China is going to rise faster than what was supposed to be without Donald Trump's ideas. What do you think in this direction? Please do write back. What is Lapu Lapu Day? Which victims were observing? So Lapu Lapu Day, you can say 9 people were killed and more injured after a man drove car through crowd in Vancouver. On Saturday, thousands had gathered to celebrate Lapu Lapu Day. So what is Lapu Lapu Day? Is anniversary of the Battle of Mactan, fought in 1521. In this battle, the chieftain of Philippine island of Mactan, Lapu Lapu, defeated Spanish forces under Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan died of injuries sustained in the battle. Lapu Lapu is celebrated as a hero who defended his land against foreign invaders. तो यही है। तो एक तरीके से इम्पोर्टेंट लेजेंड, इम्पोर्टेंट फोकलोर, इम्पोर्टेंट एथिकल पर्सपेक्टिव, सोसाइटल एलिमेंट्स, इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन बिफोर सुप्रीम कोर्ट इज दैट अनअपोज्ड इलेक्शन विक्ट्रीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। जब आपने जब आपने जीत ही गए हो आप, तो क्या आप के लिए कोई बैरियर होने चाहिए नहीं चाहिए? नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव जो नोटा का जो ऑप्शन है, क्या उसके आपको उससे ज्यादा चाहिए, उससे आपको कम चाहिए? तो पॉइंट यही है कि अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शंस फ्रॉम 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज बिटवीन 1951 टू 2024 तक हम देख चुके हैं। और मोर देन 82 लाख electors have been deprived of the chance to vote in these elections. Of these 26 no contest, 7 Lok Sabha seats. Here is an example: 7 Lok Sabha seats were there in 1957, 5 each in 1951, 67, 3 in 1962, 2 in 1997, 1 each in 1971, 1980, 1989, and 2024. So this is why it is there. And in the counter affidavit submitted by the Election Commission of India, उनका ये कहना है कि only 9 of the 20 Lok Sabha elections held between 1951 to 2024 had uncontested elections of MPs, and in the more than 3 decades, only one candidate had entered Lok Sabha uncontested. So evolution हुआ है democracy का, number of candidates have increased automatically, voters have become more aware, eager to exercise their franchise, that nota cannot be assumed to have automatically contested every election. सो नोटा के जो जजमेंट कोर्ट ने दी है उसके विषय में उसने कहा कि इट शुड बी एडेड टू द ईवीएम टू गिव एन ऑप्शन टू दोज हु डू नॉट वोट टू वोट फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट्स इन द फ्रे। तो नोटा ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज when the polling takes place where the voters come to polling booths to cast their vote. Therefore, treating nota as mandatorily contesting a candidate in all direct uncontested elections does not find a place in the statute and same would require legislative amendments. ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि नोटा ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है। और आप जो है उसको मैंडेटरीली कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट जो है उसके पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं। तो चीजों को अगर जैसा जैसा विवाद किया जा रहा है तो कुछ बदलाव की जरूरत हो। जस्टिस सूर्यकांत सर का कहना था कि भाई, विल इट नॉट बी वेरी वेलकम एंड प्रोग्रेस स्टेप वेयर ओनली वन कैंडिडेट इज लेफ्ट इन द फ्रे एंड स्टिल यू से दैट यू विल बी डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन यू गेट एटलीस्ट 10 to 15% वोट्स। उन्होंने कहा कि मिनिमम कुछ तो मिलना चाहिए। अगर आपको नोटा में ज्यादा मिल गए और उनको नहीं मिले, फिर तो बात अलग हो जाती है। लेकिन व्हेन वी टॉक ऑफ मेजॉरिटी एज द फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी, व्हाई नॉट फर्दर इन अचीविंग दैट वेरी गोल वी प्रिस्क्राइब दैट इवन इन अ डिफॉल्ट डायरेक्शन देयर शुड बी एटलीस्ट सम वोटर्स हु आर लाइकिंग यू। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको एग्जामिन कीजिए, क्योंकि आपके पास विजुअलाइजेशन नहीं है, टुमारो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, तो फिर कैसे होगा? what that weapon will be itself wisdom if the parliament decide। उन्होंने ऐसा कहा, why should we allow somebody to enter parliament by default who is unable to even get even 5% vote। तो बड़ा अच्छा विषय, चर्चा का विषय है। और इस पर आपके क्या व्यूज हैं, आप सोचकर मुझे लिख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुडा बहुत बार उन्होंने अपने आइडियाज को पुटअप किया है। जब जब भी कुछ भारत में इंटरनल सिक्योरिटी या फिर एक्सटर्नल थ्रेट से टेरिटरी को जो हार्म करने की बात है या टेररिज्म की बात भी है, जब भी आती है उसमें लेफ्टिनेंट जनरल हुडा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और बात ये नहीं है कि वो अभी किसको सपोर्ट करते हैं या उनके विचार क्या हैं, लेकिन द पॉइंट इज दैट ही हैड बीन अ ग्रेट लीडर एंड उनके आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान से हमें चाहिए तो सिर्फ सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, हमें स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन भी लेके आने पड़ेंगे। और अटैक के बारे में उनका कहना है कि बहुत हॉरिफिक है और सिक्योरिटी फोर्सेस को समय लगेगा कुछ रिएक्ट करने में, क्योंकि वो रोड से दूर थे। अगर आप एक्चुअल सिचुएशन की बात करें, द प्लानिंग हैज बीन डन एट द फेयरली हाई लेवल, एंड सेइंग फेयरली हाई लेवल, द गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग द फिंगर्स आर पॉइंटिंग एट पाकिस्तान। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट यही है कि भाई जो टारगेट जिनको किया, आपने इनोसेंट टूरिस्ट को टारगेट किया और लोकल इकोनॉमी को आपने हिट किया, तो यानी कि अब मामला बिल्कुल गंभीर है। इसीलिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हिंदूज हैव बीन टारगेटेड, पहले भी हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट करके किया गया है। और आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में पॉलिटिसाइज जो किया गया, अमरनाथ यात्रा जैसी चीज को जो बार बार हीनियस क्राइम किए जाते हैं। और ऐसा आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन के बाद की बात नहीं है, नॉर्मल सी आ चुकी है, नॉर्मल सी आ रही है। लेकिन एक हॉरिफिक इंसिडेंट से आप नहीं कह सकते कि नॉर्मल सी चली जाएगी। हमें उस तरफ कदम बढ़ाते रहना होगा, मेहनत करती रहनी होगी। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो, अगर आप पहले का देखो, उरी का देखो, तो उरी वाला जो था उसमें उन्होंने कहा कि टेररिस्ट अटैक में हमें 19 सोल्जर्स हमने खो दिए थे, एंड मनोहर पर्रिकर सर ही फ्लू इन एंड देयर वाज अ जनरल कंसेंसस दैट वी नीड टू रिएक्ट दिस, इट वाज नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन पहले के भी ट्रिगर थे। तो कल्मिनेटिंग था उरी का समथिंग स्ट्रांग। और आर्मी हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हुई, उनका कहना है कि बस पॉलिटिकल लीडरशिप से हमने बात नहीं की, वी नीड टू कैरी आउट क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, विल नॉट बी सेटिस्फाइड मेयरली बाय क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। ये बात बिल्कुल सच है। और आर्मी चीफ को जब हमने प्रेजेंट किया ऑपरेशन, देन पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रेजेंट किया गया, जीरो चेंजेस वर मेड, वंस वी गॉट गो हेड वी कंडक्टेड अ सर्जिकल स्ट्राइक। बालाकोट की एरियल स्ट्राइक भी ऐसी ही है, वो सिग्निफिकेंट डिफरेंट थी 2016 के ग्राउंड ऑपरेशन से। और भारत की वीरता, भारत की सूझबूझ, भारत का कर्तव्य परायणता हमें वो दिखाई देता है। तो पॉइंट यही है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। सीज फायर के बावजूद वो डेली प्रॉब्लमेटिक है, इट्स न्यूसेंस एंड इट इज एक्चुअली हैबिचुअल ऑफेंडर। और आप कह सकते हैं कि अभी भारत को स्ट्रेटेजिकली सोचना होगा। और टूरिज्म मैट्रिक्स है, टूरिज्म को हमें बढ़ाना होगा। हमें किसी भी तरीके से नॉर्मलसी को ब्रीच नहीं होने देना है। और जम्मू कश्मीर के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, देयर हैड बीन कमिंग अप ऑफ रेलवेज व्हिच इज अ वंडरफुल वे। तो टूरिज्म इन JNK अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे भारत के लिए है। एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क अगर आप कहोगे गुजर बकरवाल्स के बीच में, तो वो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ उनसे कम ही हुआ है। यंग ऑफिसर्स आए हैं और उन्हें दोबारा से देखना होगा। तो गुजर का बकरवाल कम्युनिटी का हमें हमें उनका कॉन्फिडेंस फिर से जीतना होगा। पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं सरकार के लिए, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप का नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक और बहुत समझदारी पूर्ण होगा। तो ये हम कह सकते हैं, जो भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, उन्हें भारत झुक कर नहीं मानेगा। जो बात सही है उसे वो करके रहेगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कपल ऑफ टाइम्स कि कैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर में इंडिया कैन बी बेनिफिटिंग। इंडियन बिजनेसमैन वुड पे कमीशन टू द चाइनीज यूनिट्स जो ऑर्डर लेंगे। मैनी चाइनीज फर्म्स जो है वो ऑर्डर इंडियन एक्सपोर्टर के साथ प्लेस कर रहे हैं, ताकि वो जो है यूएस भेज सकें। लोकल ट्रेडर्स हैव आल्सो स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ए क्लच ऑफ आइटम्स फ्रॉम यूएस बायर्स। यूएस बायर्स भी हमसे बोल रहे हैं कि भैया आप चाइना से लो और आप हमें भेजो। तो टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग गुड्स है, वो इंडिया का एक बेंचमार्क बनेगा। और इंडिया डंपिंग ग्राउंड तो बनाना नहीं चाहता, लेकिन इंडिया थर्ड पार्टी के लिए, जहां तक बात है, अपने बेनिफिट की बात करेगा। तो ट्विन बेनिफिट्स है इंडिया के लिए। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का व्हाट आई कैन से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, लॉजिस्टिक्स जो गति शक्ति जिसकी हम बात करते हैं, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रोल, और साथ में जो है इंडियन विजिटर्स गोइंग टू चाइना एंड गेटिंग ऑर्डर्स एंड द यूएस आस्किंग इंडिया कि आप जैसे दूसरा एग्जांपल आपका इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का है। तो हम डंपिंग ग्राउंड तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम जो है अपने आप को एक एफिशिएंट और एक बहुत ही ऑनरेबल मिडल मैन, अगर मैं वर्ड यूज करूं तो वो बन सकते हैं। लेकिन चाइनीज डंपिंग जो है वो हमारी इंडस्ट्री को वाइप आउट कर सकती है। वो आप कैसे रोकेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की स्ट्रैटेजी इसलिए है कि भाई वो अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखे। RCEP को हमने ज्वाइन नहीं किया, वो बैकडोर था चाइना के लिए। तो हम FTA भी कर सकते, हम FTA जो हमने डेवलप कंट्री के साथ किए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के ऊपर है, नॉट विद a competitor country like China, because it can flood India's manufacturing industry and we will be finished. तो द स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी की जो चीज होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए
हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा कैपिटल ग्रोथ, सब चीज़ें हमारी अपने वजूद से हैं। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए किया, यूके के साथ एफटीए किया, हम यूएस के साथ बात कर रहे हैं बायलैटरल उसकी, और हमने, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो इंडिया इज गोइंग टू बी बेनिफिशियरी, बिकॉज इंडिया इज पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का अगर पार्ट बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। तो इंडिया टैरिफ तो कट करेगा, लेकिन इंडिया अपने चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। Plans are afoot to revive sunflower cultivation. It's very important national mission on edible oils. It is aiming to reduce the imported dependence from 57% to 28%। तो सनफ्लावर ऑयल उसी का है। तो आपको पता होना चाहिए, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सनफ्लावर एज अ समर क्रॉप। टोटल edible ऑयल इंपोर्ट हर साल बढ़ता जा रहा है, एंड एरिया अंडर सल्फर कंडीशन इज स्मॉल कंपेयर टू टोटल ऑयल सीड्स। लेकिन क्लस्टर बनेंगे इसके प्रोसेसिंग के लिए, तो हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज वेरी मच कीन। और जो क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड दैट एडिबल ऑयल मिशंस कैन सीक द ऑयल सीड आउटपुट। करंटली फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं एफपीओ को, कोऑपरेटिव्स को, ताकि क्लस्टर बन सके। तो यही बात है। आप इसमें सोचिए कि अगर आप डीसी हैं उस डिस्ट्रिक्ट के जहां ये होता है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा थोड़ा बहुत बताइए, यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स, कि आप क्या करेंगे। क्योंकि यू आईएएस ऑफिसर मस्ट थिंक इन ए लेटरल मैनर, इन ए स्मार्ट मैनर। ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया टच हाईएस्ट लेवल, ठीक है, एक बात है, और आगे भी होता रहेगा। इंडिया एक यूनिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। इट इज नॉट गोइंग टू बी वॉक डाउन। अगर यूएस भी कुछ कहता है तो वो सोच समझ के कहेगा, ऐसा हमें विश्वास तो नहीं है। लेकिन यूएस की भी मजबूरी है कि इंडिया को कंप्लीटली साइडलाइन नहीं कर सकते जब वो चाइना के पीछे भाग रहा है। India inks deal to procure 26 Rafale M from France. That is very true, but we have to see. You please make a short note and understand that Rafale की जो टेक्नोलॉजी है, Rafale का जो मेंटेनेंस है, Rafale का जो स्पेयर पार्ट्स है, उसमें इंडिया कैसे काम करेगा? What is the role and how India is going to do it? मल्टीलिंगुअल इंडिया के लिए एआई लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वॉइस फर्स्ट एआई एजेंट कैन एम्पावर मिलियंस ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स विद वॉइस टूल्स। इट कैन हेल्प रूरल सिटीजन एक्सेस डिजिटल सर्विस इन देयर ओन लैंग्वेज। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चाइना की डीप सीक का इन्होंने डीप सीक का एग्जांपल दिया, पर इंडिया ने भी 10,000 करोड़ से ज्यादा बड़ा एआई मिशन किया है। तो वॉइस एआई एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनलाइज्ड ह्यूमन लाइक वर्चुअल असिस्टेंट है, व्हिच विल टॉक लाइक द वे आई एम टॉकिंग टू यू, दो देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन थिंकिंग। हमारे केस में भी बाकी कोचिंग्स ने बहुत जगह एआई चैटबॉट से काम किया। इनफैक्ट मैंने भी एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसमें यूपीएससी के करंट अफेयर्स को एआई चैटबॉट से बुलवाया गया, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना मेक डिफरेंस। एआई चैटबॉट कैन नॉट थिंक इन द वे एग्जामिनेशन डिमांड्स। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, 120 लैंग्वेजेस हैं, 19,500 डायलेक्ट्स हैं। तो इंडिया में एआई एजेंट बहुत ज़्यादा माइंड उसका है, मानना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन की हेल्थ, उसके बाद इन्वेंट्री, उसके बाद जो लॉजिस्टिक्स है, जो फ्लोर के ऊपर इंस्टेंट अपडेट मिलेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन के लिए, रिटेल एंड ई कॉमर्स के लिए, लॉजिस्टिक एंड फील्ड सर्विसेज के लिए, गवर्नेंस एंड लीगल के लिए, इन सब के लिए जो आप कह सकते हो चैट जीपीटी की तरह अगर एआई बोट होगा तो बहुत मदद करेगा, वॉइस बोट मदद करेगा। सिक्योर वॉइस एजेंट फॉर डिफेंस, एरोस्पेस एंड क्रिटिकल इंडस्ट्रीज, फ्यूचर में आप बोल सकते हो बिल्कुल। ऑटोमेटिंग इंटरनल इंक्वायरीज, एनहेंसिंग कॉल सेंटर हैंडलिंग, गाइडिंग फील्ड टीम्स थ्रू टास्क और सेफ्टी चेक्स। वॉइस पावर डैशबोर्ड, तो ये अपने आप में, ये आंसर जो है रोल मॉडल आंसर है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सुजुकी मोटर्स फॉर्मर चीफ, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मर सुजुकी मोटर चीफ कॉर्पोरेशन ओसामू सुजुकी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हिज सन इज एक्चुअली टेकिंग इट अप। तोशीहिरो सुजुकी, फिल्म मेकर शेखर कपूर, एंड देन फॉर्मर बिहार डिप्टी मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी, वो नहीं रहे हैं। और जो है, आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनको दिया गया, जैसे चेयरमैन ऑफ द एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रो इंटरोलॉजी एंड एआईजी हॉस्पिटल डीन नागेश्वर रेड्डी, ये लोग हैं प्रोमिनेंट जिनको दिया गया। सीएसआर स्पेंड लिस्टेड फर्म्स रिकॉर्ड 16% राइज। तो राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट शोकेसेस दैट प्राइवेट सेक्टर इज एक्चुअली प्लेइंग ए वेरी वेरी क्रूशियल रोल। एंड वो प्रधानमंत्री जी और सरकार की जो अप्रोच है, सरकार का जो सोच है, वो जो है उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सीएसआर यूटिलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज बीइंग डन बाय पीएसयूज एंड बाय द प्राइवेट सेक्टर इन सच ए वे कि वो भारत में टेंजिबल चेंज लेके आ रहा है। तो उसमें हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर किसान है, उसके अंदर लेबर ग्रुप है, उसके अंदर वुमेन है। प्लीज डू थिंक कि अगर आप सेक्रेटरी हैं इस डिपार्टमेंट के, देन व्हाट वन थिंग यू गोना डू टू मेक श्योर दैट सस्टेनेबिलिटी के तरीके से ये राइज करें।
Delhi police planning to engage juvenile offenders in citywide initiative is very important, very positive important. सो 20th सेंचुरी में यूके में किया गया था, तमिलनाडु मॉडल ऑलरेडी हो चुका है, दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको करने के चक्कर में है। और एक्सटॉर्शन, मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, माइनर्स बुक किए गए हैं, बहुत सारे माइनर्स मर्डर्स में भी हैं, इन क्राइम्स में भी हैं। सो दे विल लर्न बॉक्सिंग, प्ले फुटबॉल, दे विल लर्न स्पोर्ट्स। तो ये इससे क्या होगा, उनका ध्यान भी बटेगा, 14 से 18 साल के बीच में जो डेलिक्वेंसी का जो उनका लेवल है वो भी कम आएगा। और दिल्ली पुलिस इज फैसिलिटेटर, एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी इन्वॉल्व, और उनको एक नई दिशा, नई लाइफ दी जाएगी, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ भी उनको जोड़ा जाएगा। Pakistan sponsored terrorism has continued. Very true. India is not searching for responses. India is creating responses and instrumentalities. उसके लिए क्या होनी चाहिए, as we already discussed number of times. जैसे फाइनेंशियल पार्ट कहा जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को हम दोबारा से जागृत करके दोबारा से उसको ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं, दोबारा से हम उसकी टेरर टू फाइनेंस के लिए हम उसको रोक सकते हैं, हम उसको प्रेशर डाल सकते हैं। ऑलरेडी वी आर डूइंग द डिप्लोमेटिक थिंग बाय talking to all important countries around the world, and they are ready to stand by us. That is why we gonna do something which is required, so nobody is going to jump to gun to us. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, हमने इंडस या ट्रीटी को हमने क्यों अभियंस में रखा, इसको भी हमने समझाया। और वेट एंड वॉच वाली बात नहीं है, वी आर एक्चुअली वर्किंग डे एंड नाइट, एंड वी हैव ए सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन टू मेक श्योर दैट हाउ टू मेक पाकिस्तान पे फॉर इट्स सिंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थेरी मथाऊ, बहुत इंपॉर्टेंट जेंटलमैन, इज एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट कैसे इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रांस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ये मैं नहीं कहता कि वो लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन द थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंसेंसस एंड प्रोटेक्शन। तो कंसेंसस डेवलपिंग का नहीं है, कंसेंसस है ग्लोबल कॉमन्स का। कंसेंसस है कि ट्रेड, रिसोर्सेज, एनर्जी, और इंडिया जो ग्रो कर रहा है उसको आगे बढ़ने का है। कंसेंसस इस बात का नहीं है कि पेरिस और स्पेन और पुर्तगाल और यूएस और यूके ही हमेशा राइज करें, और वही हमेशा प्लास्टिक भी फेंकेंगे, वो एनर्जी भी कंज्यूम करेंगे, और हम उसको साफ करेंगे, क्योंकि ओवर फिशिंग, उसके बाद एसिडिफिकेशन, राइजिंग सी लेवल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैरीन इकोसिस्टम, ये डेवलपिंग कंट्रीज का काम नहीं है। डेवलप कंट्रीज इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। बट प्रीलिम्स के एग्जाम से आपको पता होना चाहिए कि जून में होगा ये यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस, UNOC3, कोस्टारिका में होगी। 100 आएंगे, उसके अंदर सिटीजन आएंगे, एक्टिविस्ट आएंगे, और नाइस ओशियन एग्रीमेंट्स करके है, कैन फॉर्म एन इंटरनेशनल पैक्ट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशियन, and fully in line with the Sustainable Development Goals adopted by the UN in 2015. So talks in NICE need to be operational and action focused, aiming for better governance. और एग्रीमेंट ऑन मैरिन बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूएन कन्वेंशन का, ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप BBNJ एग्रीमेंट को आप गूगल करके देखिए, कितनी से रेटिफाई किया, इंडिया ने किया कि नहीं किया। पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस दोनों चाहिए। और आप कह सकते हैं कि हमारे नॉलेज भी ओशन के बारे में जब बढ़ेगी, जब हम यू नो उस सारे के सारे नॉलेज को कैपेबिलिटी बेस बनाकर हम उसको कंसोलिडेट करेंगे। टू प्रिपेयर फॉर UNOC3, इंडिया का विजन, यूएस का, फ्रांस का विजन, इट इज ऑन द सेम लाइंस, एंड both are actually doing it together. There are other cultural activities also, including exhibitions and seminars and discussions. Blue talks, it is very important. Blue talks in Delhi, Indian institutions and researchers are going to provide you know uh, the insight into Indian thinking, Indian government's thinking. So it is a watershed movement for the rest of the world, including India and France. Why security expert engage in preventing terrorism? Should read 9/11 report. अब Wapala Balachandran sir, very very great leader and an officer and strategist and wise person. तो वो कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशनल उस रिपोर्ट का बनना बहुत जरूरी है। हमने लश्कर ए तैयबा का पहलगाम से पहले भी और उसके बाद हम डेंजर को समझने में हम कामयाब नहीं रहे। और क्या इसका एक्सट्रेडिशन का जो तहूर राना का जो इंडिया में आना है, टेररिस्ट जो है, वो भी ये भी दिखाना चाहते थे कि डेजलिंग अटैक से वो यूनिफाई हो गए और वो किसी से डरते नहीं है। तो राणा एक इम्पोर्टेंट मेंबर था ISI की कॉन्स्पिरेसी का, और उसने बहुत हद तक अपने इरादों में कामयाब होने के लिए बॉम्बे में अटैक हुआ। हेडली की जो प्ले एग्रीमेंट थी यूएस में, उसमें राणा का नाम बहुत बार लिया गया। तो बात वही है कि जैसे पाकिस्तान आर्मी चीफ का अभी का जो भाषण था, जुगुलर वेन ऑफ शोकेसिंग कश्मीर एज जुगुलर वेन, उससे पहले ही 26/11 के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने रिवील किया था कि इंडिया को ब्लीड कराना है। तो इंडिया को ब्लीड कराने के लिए जब आपने उसके दुश्मन को पकड़ा,
तो नेचुरली इसमें कश्मीरी जिहाद का भी रोल आ गया। और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान किसी भी कॉस्ट के ऊपर बदला लेना चाहता है, जेलसी से भरा हुआ है, नेगेटिव एटीट्यूड है उस सेंस में। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट जस्ट टू डू विद व्हाट आसिफ मुनीर वाज सेइंग, the ISI and the Pakistani army is saying, but it is actually much more broader than that। एंड इसका तहूर राणा साहब से और उसके बाद बाकी चीज़ों से भी बहुत सारा लेना देना है। ड्रास्टिक स्टेप्स तो चाहिए। हमने बार बार गुलाटी सर और जो उनके स्टूडेंट्स या जो भी रिसर्चर साथ में हैं उन्होंने बार बार आइडियाज दिए हैं, बट द क्वेश्चन अराइजेज आखिर कर क्या पाएंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन था 2009 में, जिसके रूट 1970s में है। तो देर इज नो प्लानिट बी, सीधी बात है। तो अब आप करेंगे कैसे? अर्थ के रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, ह्यूमन बींग्स आर मल्टीप्लाइंग, और it took Homo sapiens almost 3 lakh years to hit 1 billion mark for the first time in 1804। पर हमने जो है नेक्स्ट बिलियन जो लोग हैं वो अगले 123 साल में जुड़ गए। तो इसीलिए द क्वेश्चन इज दैट इंडिया जो है वो अभी, जब आप बात करो पोल्यूशन की, जब आप जब आप बात करो बाकी चीजों की, तो हर कॉज हर हर केस के अंदर आपको ये देखना होगा कि इंडिया आखिर किस हद तक जा रहा है। अब यहाँ पर भी बड़े अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए गए हैं। दीज फैक्ट्स आर लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये सब एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, बट दे ऑल मस्ट बी देयर इन योर राइटिंग समवेयर। या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ये तीन चार जो यहाँ पर दिए गए हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए। और ऑलमोस्ट ऑफ इंडियाज 2/3 इंडिया सॉइल हैव सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ऑफ लेस देन 0.5%, जबकि ऑप्टिमली इट शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 times हाइयर। Ratan Lal sir तो वर्ल्ड फूड लॉरेट हैं। रतन लाल सर इज एन इंडियन हु इज बेस्ड इन द यूएस, बट ही इज एन अमेजिंग लीडर इन एग्रीकल्चर। तो पॉलिसीज, प्रैक्टिस, प्रोडक्ट्स, सब चीजें रोल प्ले करेंगी। आप ये वर्ड नोट करिए। फिर उसके बाद पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, मैंने कल भी ये वर्ड को यूज किया था, ये नया आ रहा है, ये टर्मिनोलॉजी में आ रहा है। फ्री पावर, हाई सब्सिडाइज यूरिया और ये सब चीजों से और मोनोक्रॉपिंग से हम ज्यादा लंबा खेल नहीं खेल पाएंगे। इसीलिए हमें करना क्या होगा, इसलिए अर्थ डे के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी का इस बार थीम था। और हमारी बात थी कि कैसे हम क्लीन एनर्जी से देश को आगे बढ़ाएं। तो ये बात बोलने की नहीं है, लेकिन हमें उसके अंदर करना पड़ेगा। Again, when we are talking about the Chinese import to India and so forth, the strong domestic demand, lower export resilience cushion for from external spillovers। अब जो भी मल्होत्रा सर बोल रहे हैं वो आपको खुद इसको डिटेल कीजिए, खुद इसको सोचिए कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड कैसे होगी। तमिलनाडु मॉडल है कि नोएडा है, एप्पल है कि सैमसंग है कि स्किल है, क्या है? लोअर एक्सपोर्ट रेजिलियंस हम कैसे बनाएं? कैसे हम बाहर पे डिपेंड तो हों लेकिन हम इतने डिपेंड ना हो कि दैट वी आर बीइंग स्टक अप। एक्सटर्नल स्पिल ओवर यानी अपने आप को इंसुलेट तो करें, लेकिन हम नेटिविटी यानी अपने आप को हम कंप्लीटली क्लोज ना करें। डू कमिटीज ऑफ क्रेडिटर्स नीड ओवरसाइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आईबीसी का रिकॉर्ड कहता है कि हर तरीके से रेजोल्यूशंस में हमें जो भी ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इन प्लेस है उसको ढंग से ड्यू डिलिजेंस से करना। Innovation is not just about labs. Very true. It is about innovation. It is about the idea and कौन उसको ले रहा है, किस तरीके से आप कर रहे हो, किस तरीके से आप जो है माइक्रो स्मॉल और एमएसएमई का रोल है, उसके अंदर जो है स्टेट का रोल है, उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल है, और उसके बाद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में हमने पहले भी चर्चा की थी कि हमने एफडीआई हमें लेके आना चाहिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को हमें बढ़ाना चाहिए, साथ साथ में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को जो है वो लेके चलें, और फ्यूल सिक्योरिटी वाइटल है। हमने काकोदकर सर और बाकी आर्टिकल्स में भी हमने यही चर्चा की थी। इसका यहाँ पे एक रिपीटिशन दिया गया है। एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट इंडिया एंड पेरू। लेटिन अमेरिका के लिए हमें करना चाहिए, लेटिन अमेरिका के लिए वी आर कमिटेड एंड। Now again, going back to the fact that when we are speaking about FDI in nuclear energy, then there are different issues with that. सबसे पहले तो डायल्यूशन ऑफ इंडिया 2010 लॉ जो यहाँ पे दिया गया, लॉज ऑन डैमेजेस इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट। आईएईए सपोर्ट्स द वियना कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, जिसके लिए कंपनसेशन का ओनस होता है प्लांट्स के ऑपरेटर में। लेकिन इंडिया का लॉ क्या कहता है? लाइबिलिटी वुड बी ऑन द सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट एज वेल। अब इसलिए कोई आना नहीं चाहता। आईए ऑल्सो बैक सप्लीमेंट्री कन्वेंशन अंडर विच साइंड अप कंट्रीज पूल्ड फंड्स फॉर कंपनसेशन। लेकिन एक्सेस की जब बात आती है वो कंडीशनल है नेशनल लॉज की।
So India must be aligned with the global template before foreign countries can help us. कमर्शियल सप्लायर्स आना चाहते हैं, लेकिन फेलियर्स के केस में कैसे वो फॉलो आउट होगा ये देख। फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क को कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेकंड कंसर्न इज अबाउट द प्राइवेट ओनरशिप, क्योंकि रिस्की एसेट्स हैं। All new nuclear plants in India are to be placed under IAEA inspection and safeguards as a part of the nuclear deal with the US. That Manmohan Singh government did it. So operational safety and compliance with non-proliferation goals, non बहुत important है। सो इसलिए इंडिया का अपना एक सिस्टम है। इंडिया ओन न्यूक्लियर वॉचडॉग है, वो एडिक्वेट है। लेकिन हमारे जो स्मॉल मॉड्यूलर एसएमआर की जो हम बात कर रहे हैं, वो हमें इंडिजिनस जो हमारा थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो फ्यूल सफिशिएंसी के लिए हमने स्टार्ट किया था, उसको खत्म करने की बात या उसको छोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। प्रोटोटाइप एफआरबीएम कल्पकम यूजेस फ्यूल मिक्स दैट ब्रीड्स मोर फ्यूल देन इट इज। सो इससे यूरेनियम बनता है, यूरेनियम फ्रॉम थ्योरियम, विच इज अवेलेबल इन इलिनिमाइट सैंड्स इन इंडिया कोस्ट, पर्टिकुलरली इन केरला एंड तमिलनाडु। सो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट जो मैंने आपसे बोले, सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी के लिए और एफडीआई की पर्सपेक्टिव से उसके लिए। इंडियन पेरू की जो मैं बात कर रहा था, वही बात है कि इन्वायरमेंट है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ट्रेड कनेक्शंस भी हैं, और मेंबर ऑफ एपेक भी है वो, और पैसिफिक अलायंस का भी है। पेरू को ग्लोबल मार्केट के एक्सेस भी है। और पेरू इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द लेटिन अमेरिका मोस्ट स्टेबल इकोनॉमीज। ओईसीडी जो है उसकी ग्रोथ की बात भी करता है। पेरूवियन गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल प्रूडेंस को भी लेके चलती है। साउथ अमेरिका का थर्ड लार्जेस्ट नेशन है। इट्स वेरी डाइवर्स ऑल्सो। उसका एरिड कोस्टल जोन भी है, एंडीज माउंटेन्स भी हैं, अमेजन फॉरेस्ट भी हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर रिजर्व्स भी हैं। गोल्ड कॉपर जिंक लीड भी है। मोलिब्डेनम और लिथियम भी है, विच आर वेरी क्रिटिकल फॉर ईवी। सो मेंस के लिए तो डायरेक्ट एक आंसर बन के आता है। थ्राइविंग एग्री बिजनेस भी है, उसके बाद ऑर्गेनिक बनानास का भी है। लीमा has signed more than 22 free trade and economic integration agreements and 26 bilateral investment treaties with other countries of the world. India exports a range of goods to Peru, including automobiles, motorcycles, three-wheelers, polyester, cotton yarn, pharmaceuticals। तो आप सोचिए ऐसा क्या है जो जा रहा चाहिए लेकिन जा नहीं रहा है। पेरू के एक्सपोर्ट देखिए आप, गोल्ड है, कॉपर है, आर्टिफिशियल फाइबर्स है, ग्रेप्स, फिश, फ्लावर, फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम। तो पार्टनरशिप के चांस है। इंडिया पेरू इकोनॉमिक रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, जो कि पेरूवियन कॉर्नरस्टोन है। और वो 8.5% उनकी जीडीपी को दे भी रहा है। 60% से ज्यादा का टोटल एक्सपोर्ट माइनिंग में है। 5 इंडियन कंपनीज हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड देयर। लिथियम सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट का है। और पीटी के लिए आपको पता होना चाहिए, माकुसानी प्लेटू सिक्स लार्जेस्ट हार्ड रॉक लिथियम डिपॉजिट है वहां पर। 9.5 मिलियन टन ऑफ लिथियम कार्बोनेट है। एंड पेरू इज बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट टू बी साउथ अमेरिका लार्जेस्ट लिथियम रिफाइनरी। इंडिया को तो चाहिए ही चाहिए, ईवी के लिए, एनर्जी के लिए, एंड सो फोर्थ। टेक्सटाइल एंड अप्रैल में भी it's a very good collaboration in the future which can happen, including labor costs and favorable tariffs। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, स्मार्ट सिटीज हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन मोबिलिटी है। इंडियन कंपनीज को बहुत रोल मिल सकता है टेक और इनोवेशन में भी। आईटी जायंट्स एंड महिंद्रा, इन्फोसिस ऑलरेडी दे आर हैविंग प्रेजेंस। मोर कैन बी डन। डिफेंस कोलैबोरेशन में भी हम हेल्प कर सकते हैं। ऑलरेडी हम इंडिजिनाइजेशन ऑफ अपने डिफेंस के लिए चल ही रहे। न्यू हॉराइजन्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं इंडिया और पेरू के, अगर आप ब्रॉड माइंड से सोचो। फ्रॉम ब्रांड बेंटर टू कोर्टरूम बैटल्स। सो कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग वही होती है जिसके अंदर आप दूसरी ब्रांड को डीमीन करते हो, लेकिन इट इज अ लिटिल प्रैंक वे। दैट इज वाई वो कोर्टरूम में ही पहुंच जाता है। और स्मॉलर ब्रांड्स जो है वो ऐसा करती हैं, अटेंशन लेती हैं। और इससे आप लार्जर ब्रांड को तो सोचते हो, लेकिन आप बेसिकली स्मॉलर ब्रांड की बात कर रहे हो। दैट इज वाई एड कैंपेन जो है वो हर तरह से हो सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, फिल्म्स में भी नहीं, लेकिन आपकी थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा है कि डायरेक्ट कंपैरिजन इन सर्टेन कैटेगरीज दे आर हाईली फंक्शनल कैन ओकेजनली स्वे कंज्यूमर प्रेफरेंस। जैसे कि आप मैरी मैरी बोलते रहो, फिर आप कहो कि भाई पार्ले मैरी, तो यानी मैरी तो सभी है, लेकिन पार्ले मैरी होगा तो ही ओरिजिनल होगा। और कोई बेस्ट सेलर है, आप उससे मजाक बनाकर उसका आप कर देते हो ऑनलाइन बेस्ट सेलर, या आप पैकेजिंग को विजुअल चेंज कर देते हो। तो दैट्स वाई कोर्ट में भी चले जाते हैं केसेस। कोक एंड पेप्सी जो है वो उन्होंने उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर वो किया है, एंड ऑडियंस को पता लग जाता है कौन सी ब्रांड है, ये क्या हो रहा है। टाटा सॉल्ट का भी ऐसे ही है। तो इसीलिए दैट इज काइंड ऑफ एग्जाम्पल विच इज गिवन हेयर। अगर हम बात करें ओरिजिनल, आजकल वैसे भी जब से सोशल मीडिया है कि भाई वो कोई भी इशू उठता है तो उसके ऊपर हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं। अडल्ट्रेशन इज डेफिनेटली
डेफिनेटली अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस हमें नहीं चाहिए। तो पनीर असली है कि नकली है, यही वाली बात है। पनीर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, नॉर्थ इंडिया में क्या साउथ में भी है अभी तो ये। और पनीर एनालॉग जो चीपर है, वो पनीर के प्राइस के ऊपर नहीं बिकना चाहिए, यही बात है। और रेगुलर कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट्स फाउंड इन एनालॉग पनीर कैन लेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो यही बात है कि आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप जो है उसको पता लगाएं, दैट इज द होल पॉइंट। सो एफएसएसएआई का रोल है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए यूज ऑफ आर्टिफिशियल पनीर प्रिपरेशन। और ट्रांसपेरेंसी इन फूड लेबलिंग ही इसका एक तरीका है। वो जो पनीर होता है चीपर पनीर, वो आपका पाम ऑयल, मिल्क पाउडर, स्टार्च, एमल्सिफायर्स, इनसे बनता है रादर देन फ्रेश पनीर। तो टेक्सचर और अपीयरेंस उसका रियल जैसा होता है, लेकिन क्वालिटी और न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। वाई पाकिस्तान स्टेट बैन इज मोर साउंड देन फ्यूरी? ऑब्वियसली पहले ही बिलो पोटेंशियल है, पहले से ही बायलेटरल ट्रेड काफी हद तक हर्ट हो चुका है। और जो ट्रेड भी क्या है, वो थर्ड कंट्री के थ्रू होगा। चाहे वो पाकिस्तान का ट्रेड, इंडिया का ट्रेड नेपाल के थ्रू होगा, चाहे फिर वो आप उसको नेपाल ले लो, पहले आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी अब तो ट्रेड होने लगा है। बाकी रूट्स की हम बात करेंगे तो दैट इज द होल पॉइंट। सो इसीलिए ट्रेड डेफिसिट तो ऑलरेडी है ही, और ट्रेड भी ऐसा इट इज नॉट हैपनिंग द वे इट शुड बी। सो इसीलिए इट इज मोर साउंड देन फ्यूरी। That is why it is very important. Both the countries they are trying to do so. So Pakistan is typically importing pharmaceuticals, active pharmaceutical ingredients, sugars, automobile components, and fertilizers from India. इंडिया भी इंपोर्ट करता है फिग्स, बिसिल, रोजमेरी हर्ब्स फ्रॉम पाकिस्तान, एंड अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न पाकिस्तान। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट मच बॉदर्ड, एंड पाकिस्तान इज द वन विल विच विल हैव टू पे द प्राइस, एंड इट इज हैव टू लुक फॉर द वेज। अफगानिस्तान के हमारे रिलेशन को हैम्पर करने में उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। And one more example in the federalism and in the domestic politics, when two Tamil Nadu ministers, we are talking about that how they went on to leave when the court made strong remarks against them। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल सेजिसिटी तो नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर एक स्मार्ट मूव है बाय द पॉलिटिकल पार्टी, दैट्स ऑल व्हाट वी कैन से। पहले हम देखते थे कि कोर्ट कुछ भी बोलता रहे, कोई अपनी पोस्ट छोड़ के राजी नहीं था। Students from Hamlet in Madurai take over Instagram, so that is fine. Believe in yourself, that's fine. But then Instagram and any kind of social media till 16 years of age, we have seen that it is not a really healthy sign. So इस context में confident बनाने के लिए और exposure देने के लिए कोई बुराई नहीं। Other example is that Assam Rifles announcing training of its first woman dog handler. So Assam Rifles first woman dog handler, riflewoman Sri Lakshmi PV, she is shown at a training point. So this is something amazing. This is something which brings joy to all of us. Finding Rhythm of Painter is Incredible Life, ये एल्बम है। राजा रवि वर्मा इज a वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलेंडर आर्ट में, नेशनल पेंटिंग और एंशियंट क्लासिकल जो हमारे टेक्स्ट माइथोलॉजी है उसको उन्होंने पोर्ट्रेट में उतारा। फॉर एग्जाम्पल द पारसी लेडी एंड द पोर्ट्रेट ऑफ त्रिकता तिरुनल उमा अम्मा ताम्रपुरती। ये जो रॉयल पीपल, एरिस्टोक्रेटिक पीपल है, उनको उन्होंने बहुत अच्छे से एकदम बहुत ही सिजेसिटी और बहुत ही ज्यादा लाइफ लाइक चित्रण उन्होंने किया है। तो राजा रवि वर्मा बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल रहे हैं, स्पेशली इन द ब्रिटिश टाइम। और आप कह सकते हैं यहाँ पे बताया भी हुआ है कि कैसे जो है ये एल्बम जो है एंड होती है राजा रवि वर्मा के साथ। ही इज कोलैप्सिंग एट द स्टूडियो चित्रशाला which he designed and built around 1875 with the brush dropping from his hand while working on his last painting, the Parsi Lady. So Raj Ravi Verma, who had been ill, collapsed and breathed his last in October 2, 1906 in the palace before completing this painting. So these are the real stuff. तो आप इनको फैक्ट की तरह नोट कीजिए और आगे काम कीजिए। Panel on simultaneous polls is to seek film personalities view and propose legislation. So this is something which is happening. But the point is that आप सोचिए कि क्या वाकई सेलिब्रिटीज का रोल इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा, या हमें कुछ और तरीके से जनता का व्यू लेना चाहिए, तभी हम उसके आगे देख सकते हैं। गवर्नमेंट ब्रिंग साइबर क्राइम सेंटर 14C अंडर पीएमएलए, बिल्कुल उनको लेके आए। पीएमएलए के अंदर लाने से मनी लॉन्ड्रिंग को हम रोक पाने में सक्षम होंगे, ऐसा हमारा मानना है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी स्मार्ट स्टेप। इसरोज सेकंड शॉट हॉट टेस्ट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन एक सक्सेस है। सो सेकंड माइलस्टोन है, जब फर्स्ट सक्सेसफुल हॉट टेस्ट हमने मार्च 28 में किया था। और आप लगा लीजिए जो इसरो का कॉम्प्लेक्स है, दैट इज इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स एट महेंद्रगिरी इन तमिलनाडु, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप
All engine systems except the thrust chamber were subject to a hot test for a duration of 3.5 seconds that validated the engine startup sequence during the test. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और आप कह सकते हैं कि इसी सीक्वेंस में जो हम ऑपरेशनल सीक्वेंसिंग जब हम फुल्ली सेमी सेमी क्रायोजेनिक इंजन की जब हम कर पाएंगे, तो नेचुरली इट इज पेविंग द वे फॉर लॉन्च व्हीकल्स इन द फ्यूचर। वुमेन टॉयलेट्स नॉट फॉर ट्रांस वुमेन, अभी पहले भी आया था कि कैसे वो यूएस यूके के अंदर जो ट्रांस वो जेंडर्स हैं उनको वुमेन ना वो करते हुए उनको कैसे आप अलग से कैसे अलग से आप स्पेस देंगे, कैसे आप अलग से उनको इक्वलिटी देने की बात थी। सिमिलरली इज द लॉजिक ओवर हेयर, ब्रिटेन्स इक्वलिटी वॉचडॉग हैज एडवाइज्ड ट्रांस वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू यूज वुमेन टॉयलेट्स। जो हमने पहले अभी जो मैंने आपसे चर्चा की लीगल डेफिनेशन ऑफ ए वुमेन। सो द इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उन्होंने गाइडलाइंस दी दैट वुमेन इज लीगली डिफाइंड बेस्ड ऑन द सेक्स एट बर्थ। तो द डिसीजन जो है वो हेल किया गया बाय जेंडर क्रिटिकल कैंपेनर्स हु हैड वेलकम द गवर्नमेंट एज प्रोवाइडिंग क्लैरिटी अबाउट ट्रांसजेंडर पीपल, क्योंकि ट्रांसजेंडर पीपल ने कंसर्न एक्सप्रेस की थी कि दे विल बी डिस्क्रिमिनेटेड। सो वुमेन फैसिलिटीज ना यूज करें, वुमेन वर्क प्लेसेस पब्लिक बिल्डिंग्स, द सेम रूल अप्लाइज टू ट्रांस मैन, वो भी मैन का ना यूज करें। सो दैट इज वाई फैसिलिटीज आर इम्पॉर्टेंट एंड लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस यही है कि पीपल शुड यूज द फैसिलिटीज द वे इट शुड बी फॉर देम। So the woman and sex in the Equality Act 2010 it refers to a biological woman and biological sex. So ये एक डेवलपमेंट है, ये एक सोच है। So what we can say that it is a kind of a churning in society, ऐसा हम कह सकते हैं। Diplomacy and inclusivity likely to trump geography in choice of new pope, let's see। एंड उसके लिए हमने पहले भी चर्चा की थी कैसे एशिया में कैथोलिक बहुत सारे कैथलिक्स हैं, बट इन टुडेज वर्ल्ड व्हाट वी कैन से इज दैट थिंग्स आर चेंजिंग। और जो नए पोप होंगे वो बहुत सारी चीज़ों को सिग्निफाई करेंगे। पूरर कंट्री से अगर आते हैं तो एक पर्सपेक्टिव होगा, वोकल लीडर होंगे, तो ये कुछ बातें उन्होंने कहा है। और वर्ल्ड में जियो स्ट्रेटजी के चेंजेस आ रहे हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए भी आप सोच सकते हैं कि as it develops we will see to that how it is going on। गोल्डन रूल फॉर लेंडर्स आरबीआई ने बनाए, ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए और रेगुलेशंस लेके आए। और लोन रिन्यूअल लोन जो रिन्यूअल्स हैं हमने पहले भी चर्चा की थी, जो टॉपअप्स हैं वो तभी सेंक्शन हो सकते हैं जब एग्जिस्टिंग लोन्स को हैंडल किया जा सकता है, और सब्जेक्ट टू द परमिशन जो आपका एलटीवी रेशियो है वो आपकी परमिसिबल उसमें होना चाहिए, और इंटरेस्ट जितना एक्रू पहले हुआ है वो अगर आपने पे कर दिया है विदाउट एनी काइंड ऑफ लोन टू वैल्यू जो रेशियो है उसको ब्रीच करके आप नहीं कर सकते। हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि इनकम जनरेटिंग लोन जो है वो स्पेसिफाई होना चाहिए और पर्पस उसका होना चाहिए, और गोल्ड लोन की तरह नहीं होना चाहिए मतलब कि आपने ऐसे ही दे दिया। एमएसएमईज को अगर देना है तो उसके पीछे भी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। और जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज है उनको देखना होगा, ट्रांसपेरेंसी को देखना होगा, पूरा डेटाबेस को बनाना होगा। तो कस्टमर इन सब के सेंटर में है, चाहे गोल्ड लोन पॉलिसी की बात है। और जो 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 कस्टमर है इट मस्ट बी एबल टू नो ऑल द डिटेल्स, कितना गोल्ड, कितना पैसा, क्या है क्या नहीं है, ऑल द वर्किंग थिंग शुड बी देयर। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ रिपीटिशन ऑफ दैट सेम आर्टिकल विच वी हैड डिस्कस्ड previously when we were speking about that कि कैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए आरबीआई इज मेकिंग सिचुएशन मोर टफ, सिचुएशन मोर क्लियरर, सिचुएशन मोर प्रो पीपल सेंट्रिक, ऐसा हमें कहना चाहिए। गूगल्स एक्सपेंडिंग एआई एम्बिशंस इन इंडिया क्लैश विद द यूएस एंटीट्रस्ट स्क्रूटनी। तो गूगल जो है वो एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है अब जेनरेटिव एआई को एडवर्टाइजमेंट इकोसिस्टम में इंडिया में। और यूएस का जबकि उनको प्रेशर है कि वो कैसे अपने डोमिनेंस को सबको दबा के ना बढ़ाएं, एंड इट मस्ट बी एबल टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ सिस्टम। तो ये क्राइसिस है उनके लिए, लेकिन फिर भी जब तक अब यहाँ पर बात आएगी तब तक और समय बीत जाएगा। सो दैट इज व्हाई गूगल सेज टूल्स आर हेल्पिंग एडवर्टाइजमेंट अचीव टेंजिबल रिजल्ट्स विद प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब स्पेशली ऑन कनेक्टेड टीवीज एंड शॉर्ट्स बिकमिंग द की टू कैप्चर कंज्यूमर अटेंशन। तो वही बात है कि यूट्यूब नाउ गेट्स ओवर 1 बिलियन आवर्स ऑफ ग्लोबल वॉच टाइम डेली, 1 बिलियन। तो आप खुद सोचिए। तो इसीलिए हमें सोचना है कि क्या हम ऐसा कोई बॉडी क्रिएट कर सकते हैं
और गूगल ने तो अपने आप को रीब्रांड करके अपने आप को सही बताने की कोशिश भी की। पॉलिटिकल ट्रायलेमा एंड द क्राइसिस इन द वेस्ट, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि कैसे डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है दे आर इन क्राइसिस। हमने पहले भी बात की, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली इन डिलेमा। तो दैट इज वाई इसको आप पॉलिटिकल ट्रायलेमा कह लीजिए। वाई? बिकॉज स्टेट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, कंट्रीज के पास डिफिकल्ट चॉइस है। दे विल हैव एट द टाइम ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो पहले हुआ, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और द नेशन स्टेट जिसको सोवरेनिटी कहते हैं, और मास पॉलिटिक्स जिसको आप पॉपुलर डेमोक्रेसी कह रहे हो। सो रियलिटी यही है जो अब चेंजेस आप देख रहे हो पॉपुलर डेमोक्रेसी और ग्लोबलाइजेशन का। और नेशनल सोवरेनिटी उनको छोड़नी पड़ेगी। अगर तीसरे एलिमेंट की बात करें तो यूरोपियन यूनियन इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेशनल सोवरेनिटी लाइज विद द यूरोपियन यूनियन, और सबने एग्री किया, और की पॉलिसीज के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड, इमिग्रेशन, उन्होंने लार्जर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक का बना दिया। बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमिक सक्सेस भी मिली, सिंगल मार्केट बन गया बहुत बड़ा, जीडीपी बहुत ज्यादा हो गई, 15% ऑफ ऑल ग्लोबल ट्रेड हो गया, और पॉकेट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी भी आई, लेकिन उसका रिसेंटमेंट भी आया। और लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हो ब्रिटिश ने छोड़ भी दिया, और गवर्नमेंट को ब्लेम भी करने लगे कि ईयू रेगुलेशंस आर एक्चुअली हार्मिंग देम रादर देन हेल्पिंग देम, इसलिए ब्रेक्सिट हुआ। अब सेकंड की जो हमने बात की, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल सोवरेनिटी व्हाइल रिस्ट्रिक्टेड द एबिलिटी ऑफ मास पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक चॉइसेस। सो गवर्नमेंट ने टेक्नोक्रेटिक टर्न लिया। इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग अगर सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटीज कर रही हैं, तो वो पॉपुलर पॉलिटिक्स से हटके उन्होंने चीजें की। जब हटके की, तो मैंने डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो भी सीखा इन चीजों को, और वो उनका तो सिस्टम में नहीं है हर जगह ऐसा दैट द इकोनॉमिक पॉलिसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉपुलर पॉलिटिक्स, ऐसा तो नहीं है। सो कंट्रीज ने कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को भी मजबूर होके अपनी सोवरेनिटी ग्लोबल मार्केट्स को छोड़नी पड़ी। जैसे कीनिया का एग्जांपल दिया कि आईएमएफ का, आईएमएफ, बिकॉज ऑफ द आईएमएफ कीनिया हैड टू फेस ब्लैक बैकलैश फॉर हैविंग पुश्ड एक्सट्रीम मेजर्स ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इंडिया की बात आती है कि इंडिया इतना ज्यादा सब्सिडी फूड पे क्यों दे रहा है, फ्री राशन क्यों दे रहा है, ये दूसरा बात हो गया। थर्ड जो है वो आप ब्रिटेन वुड कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, जहां पर कंट्रीज अपनी डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करते हैं लेकिन ग्लोबलाइजेशन को लिमिट करने की बात करते हैं। तो इंडिया ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शनिज्म, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन ऑन एफडीआई। एशियन टाइगर्स राइज हुए, लेकिन हमने अपने आप को संभाल के किया। हमने कोई कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात डायरेक्टली नहीं की। तो आप कह सकते हो कि अगर एक कंट्री की बात की जाए जिसने अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर तगड़ा कंट्रोल रखा है, वो है चाइना, और फॉरेन रिसोर्सेज को भी घुसने नहीं दिया है, और ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ट्रूली हो ही नहीं पाया। तो फॉर इयर्स द मॉडल हैज डिलीवर्ड एन इम्प्रेसिव रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन पॉलिटिकल डिसेंट भी वहाँ नहीं है, इंडिविजुअल फ्रीडम भी नहीं है। तो क्राइसिस इन द वेस्ट जो आई है, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने सब चीज़ों को बैलेंस करने की बात की है ना। डेमोक्रेसी को बैलेंस करने की बात की, सोवरेनिटी को बैलेंस करने की बात की, ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करने की बात की। उन्होंने ये बिलीव किया कि ट्रेड एंड ओपन मार्केट से जो है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगा, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी कुड कोएग्जिस्ट एंड फ्लोरिश कंकरेंटली। लेकिन ये बैलेंस जो है अनअटेनेबल है। क्यों है? क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन ने लिविंग स्टैंडर्ड तो उठाए वेस्ट के, लेकिन विनर और लूजर हो गए। कैसे हो गए? सारे के सारे विनर तो आपके चाइना में आके बैठ गए। मैन्युफैक्चरिंग जॉब, चाहे यूके हो, यूएस हो, चाहे फ्रांस हो, सब जगह से चीपर लोकेशन में पहुंच गए। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो गई, ग्रीवेंसेस होने लगा लोगों पे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट हाउस खाली होने लगे, स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं ग्लोबल कंपटीशन के अगेंस्ट, और पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स आ गए, चाहे फिर वो आपके विक्टर ओबान हो, चाहे फिर डोनाल्ड ट्रंप हो। और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी साइडलाइन होने लगी हैं, उन पर ट्रस्ट कम होने लगा है, बैकलैश होने लगा। जर्मनी के अंदर भी आप देखिए कैसे कंजर्वेटिव पार्टी हैड वेरी रिमार्केबल विन। फ्रांस में भी ऐसी बात है। मैरी ले पेन को अभी थोड़े टाइम पहले पॉलिटिकल इम्बेजलमेंट इम्बेजलमेंट के लिए जेल में भी डालने की बात हुई। तो डिलेमा रहेगा, लेकिन जब तक सिविलाइजेशनल वैल्यूज और लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं होगी, तब तक आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड विल सफर फ्रॉम ऑल दिस। द रियल इंडियन आर्बिट्रेटर की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक राइज है वो जो है, आप कहिए कि इंडिया में जो आर्बिट्रेशन है उसका सिग्निफिकेंट ग्रोथ होना चाहिए इंडिया में, एज फार एज इंडियाज इकोनॉमी एंड इंडियाज कॉर्पोरेट सेक्टर एंड इंडियाज इकोनॉमिक इकोसिस्टम इज कंसर्न। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसीलिए सक्सेसफुल मैकेनिज्म के लिए आप कह सकते हो वो जब ही हो पाएगा जब आपके पास एक नॉलेज सोसाइटी, क्रेडिबिलिटी होगी। जब इंडियन आर्बिट्रेशन की कैसे क्रेडिबिलिटी होगी? जब लॉयर्स वेल ट्रेंड हो, जब वो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे,
टाइमलाइन, प्रोसीजर, सैंक्शन, सारी चीज को समझेंगे, अवार्ड को चैलेंज करेंगे। और आप जो है इंडियन आर्बिट्रेशन जो है वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाएगा, डिस्कशन बेस्ड होगा, इंथुजियाज्म होंगे उसके लिए। ऑनरेबल चंद्रचूड़ सर ने तो कहा ही था, इंडियन आर्बिट्रेटर्स आर नॉट अपॉइंटेड टू इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। व्हाई? बिकॉज हम उतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट, उतने ज्यादा न्यूट्रल, उतने ज्यादा अप टू डेट और उतने ज्यादा स्मार्ट नहीं है। व्हाई? बिकॉज इंडियन जो आर्बिट्रेटर हैं, इलीट इंडियन आर्बिट्रेटर विद दैट ऑफ द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, दे दे एक्चुअली आर नॉट क्रिएटिंग सच इकोसिस्टम। हाई वैल्यू डिस्प्यूट्स के अंदर भी फॉर्मर जजेस होते हैं आर्बिट्रेटर। और इस टेंडेंसी से क्या हुआ है? इस टेंडेंसी से अपॉइंटमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ लिटिगेंट्स, लॉयर्स एंड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, उन पे ही फर्क पड़ा है। The judicial training experience of a former judge will naturally translate into the efficient conduct of arbitrary proceedings. लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो गाइडलाइंस आई हैं 2024 में, वो रियलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो बताती है एक्सपेंसिव हो जाती हैं, कोर्ट प्रोसीजर को मिमिक किया जाता है, पुअरली रीजन्ड है, पैशनेटली काम ही नहीं हुआ, और कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ भी नहीं सोचा गया, और उसके बाद जो है बायसनेस हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए रिजिड फ्रेमवर्क जो सिविल प्रोसीजर का है और जो एविडेंशियरी लॉज हैं इंडिया में, वो ठीक है, आपको पता होने चाहिए उनको आप, लेकिन ग्लोबल प्रैक्टिसेस का क्या हो? यूनिक जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वो तो आनी चाहिए, उनके बिना बात नहीं बनेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन राइटिंग ए जजमेंट एज एन एपलेट जज ऑफ ए कॉमन लॉ कोड एंड ड्राफ्टिंग एन आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड में एक मेटिकुलस एग्जामिनेशन चाहिए, वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को समझने के लिए, टेस्टिमोनीज के लिए, फैक्ट और एक्सपर्ट और विटनेसेस के लिए। आप इंडस वैली जो अभी इंडस ट्रीटी की बात है उसमें आप सोचिए तो कैसे हो पाएगा। तो पहली बात तो इंडिया को एक पूल रेडी करना चाहिए जो डाइवर्सिफाइड कैंडिडेट्स का हो, जो स्पेशलाइज करें। और एडवोकेट ही नहीं, ट्रेंड एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स के, जिनके पास नुआंसेस हैं, जिनके पास बैकग्राउंड है, जिनके पास एक्रीडिटेशन प्रोसेस को समझने की क्षमता है, स्पेशलाइज सर्टिफिकेट कोर्सेज भी जिन्होंने किए, अपस्किलिंग भी जहां हो सकती है। और ये नहीं कि सिर्फ कोर्ट ही साहब कर सकता है। तो इलीट इंडियन आर्बिट्रेटर उनको राइज करना पड़ेगा, तभी हम आगे कर पाएंगे। अगर हम बात करें इंडिया के एआई की, तो कॉनन्ड्रम नहीं बना है, आप नहीं कह सकते। करंट अप्रोच में चैलेंजेस हैं। हम चाहते हैं कि अपना एआई जो मिशन है वो हमारा कॉमन मैन की तरफ काम करे। गवर्नमेंट ने जो है वो एक सिस्टम बनाया, गवर्नमेंट ने अपने दम पर खड़े होकर एक स्टार्टअप स्टाइल में हम चाहते हैं कि कार्टलाइजेशन ना हो, और लोएस्ट बिड प्राइस को तो लेगा वो, लेकिन साथ साथ में नॉलेज के ऊपर या फिर क्वालिटी के ऊपर, एफिशिएंसी पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एआई जो कंपटीशन है इंडिया में, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और निविडिया या बाकी खर्चों से हमने कम में किया है। एंड यूजर पॉलिसी फॉर एआई सर्विस इन इंडिया, एआई कंप्यूट मिशन, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और आप कह सकते हो कि भाई उसके लिए हमने, स्टार्टअप अगर यूज करता है कंप्यूट नीड्स के लिए, तो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए या रिकॉग्नाइज होना चाहिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड। उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि एनुअल रेवेन्यू कितना निकाल पाएगा। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन टीम भी होगी। ऐसे प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए, डिलीजेंस भी चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन नहीं चाहिए। जैसे डीप सीक ने सारा का सारा डिसरप्शन कर दिया, ओपन एआई के फ्रैक्शन कॉस्ट पे उसने शुरू कर दिया, और अपने डेटा सेंटर से ही किया। इंजीनियर्स ने एक्सपेरिमेंट किया। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा गहरे में नहीं जाना होगा। तो इसलिए प्रायोरिटाइज क्या करना है? सस्टेनेबल मार्केट बनाना है हमें। उसके बाद जो है हमें सब्सिडी कंपोनेंट को लेके चलते हुए हमें अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना है। इंडिया का जो करंट कंप्यूट कैपेसिटी है 19,000 जीपीयू, वो वो जो है वर्ल्ड के मुकाबले या उन सब के मुकाबले तो बहुत फेल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं पाएगा। सो कंसर्न होनी चाहिए स्केल करने की, कंसर्न होनी चाहिए यूटिलाइजेशन करने की, कंसर्न होनी चाहिए कि कैसे हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन को पॉजिटिवली लेंगे, मार्केट ट्रेंड को हम लेके चलेंगे। इस डायरेक्शन से ही हम एआई कॉन्ड्रम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रम्प टर्मोइल इन द बॉन्ड मार्केट्स भी ऑलरेडी चल ही रहा है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आया है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आए हैं, और राइज इन इंटरेस्ट रेट बाय सेंट्रल बैंक, वो भी बात हो रही है कि ये भी होगा। लेकिन आप कह सकते हो कि कुल मिलाकर जो बॉन्ड्स हैं, एंड हेयर इन जिसका दिया हुआ बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो एक आपको फिक्स अमाउंट के प्रॉमिस करता है, उसको फेस वैल्यू कहते हैं। सर्टेन पीरियड के बाद तो बॉन्ड होल्डर्स का एक मेन जो कंसर्न है वो इन्फ्लेशन है, क्योंकि वो तो आपको रियल वैल्यू कम कर देगा।
और द लॉस ऑफ सेफ हेवन फॉर वेल्थ होल्डर सच एज डॉलर सिग्नल्स ए लॉन्ग पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। इससे डेवलपिंग वर्ल्ड्स को और ज्यादा हार्म होने की बात हो सकती है। सो विद दीज एस्पेक्ट्स we wind up today's discussion. Please go through it at least 2 times. Make out your weekly notes, understand it clearly, and write back to me जो हमारे discussion points हैं. Thank you very much. Wishing you all the best.